हेलो दोस्तों, हम बात कार्बोहाइड्रेट्स की कर रहे थे। आज भी छोटी सी वीडियो कार्बोहाइड्रेट्स पे ही लेकर आए हैं और कार्बोहाइड्रेट्स पे ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स पे हम बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज में नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें सिंपल हेल्थ के बारे में अपनी जानकारी रखनी है, जिससे हम अपनी हेल्थ को सिक्योर कर सकें और ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का जो बैलेंस डाइट है उसको हम अपनी हेल्थ डाइट में ऐड कर सकें। तो कल हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स पे, तो मैंने उनके टाइप बताए थे, आपको एक ओवरव्यू दिया था थोड़ा सा और उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको फिर से थोड़ा टाइप के बारे में विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ। विस्तार का मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस आपको थोड़ा ओवरव्यू देता चलूँगा। इसमें देखो, हम पहले बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके टाइप्स की। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3-4 तरीके के होते हैं, जिसमें पहला मोनोसैकराइड्स, दूसरा डाइसैकराइड्स, तीसरा ओलिगोसैकराइड्स और चौथा होता है पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ मोनोसैकराइड्स की। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक। अर्थात इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो ग्लूकोज में टूटता है, अब इसके बाद में कोई भी ग्लूकोज कंटेंट बनने वाला नहीं है, ये लास्ट प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है, मोनो का मतलब सिंगल, एक। ठीक है, इसका मतलब है दैट कैन नॉट बी हाइड्रेट, ठीक है, या हाइड्रोलाइज्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी कि अब ये किसी भी शुगर कंटेंट में, शुगर यूनिट में नहीं टूटेगा है, ये लास्ट है, ऐसे ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें एनर्जी देगा। ठीक है, इसके बाद इसमें इसका एग्जांपल क्या होता है? सीधा ग्लूकोज इसका एक एग्जांपल के रूप में हम मानेंगे, और ग्लूकोज इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स का मतलब है ये ब्रेक डाउन होगा किसमें? डाई का मतलब दो, तो डाई का मतलब दो है, तो ये 2 यूनिट्स में टूटेगा। ठीक है, जैसे लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज किस किस में टूटता है? गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिला के क्या बनता है? लैक्टोज। ठीक है, तो ये डाइसैकराइड्स है। ठीक है, इसके बाद होता है तीसरा ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स का मतलब क्या है? ओलिगो का मतलब यानी कि जो 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा कब तक हो सकता है? 10 तक, लगभग 8 से 10 के बीच में कहीं वैरी करेगा और उसको वहाँ माना जाएगा। तो इसमें क्या आता है? मेल्टोरी, जैसे माल्टोज होता है। ठीक है, तो माल्टोज में क्या है? जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो तब माल्टेज टूटता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में या हमारी सलाइवा में जो लार होती है उसमें एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो इसको पचाने का काम करता है। ठीक है, इसका एक टाइप और है, इसे रेफिनोज कहते हैं। ये रेफिनोज कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन्स में, ब्रोकली में, इसलिए रेफिनोज एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स माना जाता है। ठीक है, और ये ट्राइसैकराइड्स होता है, यानी कि ये कितने शुगर की यूनिट से बनता है? 3 से। ठीक, अब आपने 3 देख लिए, मोनो, डाई और ओलिगो। अब देखते हैं पॉलीसैकराइड्स को। देखो, पॉलीसैकराइड्स 2 टाइप्स के हैं, एक होता है मोनो पॉलीसैकराइड्स और एक होता है हेट्रो पॉलीसैकराइड्स। तो मोनो पॉलीसैकराइड्स और हेट्रो पॉलीसैकराइड्स में क्या अंतर है? मोनो का मतलब फिर वही एक जैसे, और हेट्रो का मतलब जो एक जैसे नहीं है, अर्थात जो एक ही जैसे शुगर के बॉन्ड से बने हैं वो क्या है? मोनो पॉलीसैकराइड्स। और जो अलग अलग शुगर के बॉन्ड से बने हैं वो कैसे हैं? वो है हेट्रोसैकराइड्स। तो देखो, अब ये कितने यूनिट्स में होगा? ये 10 से ज़्यादा यूनिट्स में टूटेगा, तो वो क्या कहा जाएगा? पॉलीसैकराइड्स। तो इसमें क्या होता है? जैसे होमो की बात करते हैं हम, होमो पॉलीसैकराइड्स, तो होमो में क्या करेंगे? होमो में जैसे ग्लाइकोजन होता है, जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, काइटिन है, सेल्यूलोज है, ठीक है, इन्यूलिन है। तो ये सब कैसे हैं? ये सब कैसे सैकराइड्स हैं? ये सब कैसे कार्ब हैं? ये सब होमोपोलीसैकराइड्स कार्ब्स हैं। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में, मैंने कल भी बताया था आपको कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जब ब्लड में मिल के जाता है, जो शुगर ब्लड में मिल के जाती है या ग्लूकोज जो ब्लड में मिल के जाता है,
तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, लीवर के पास में। तो लीवर को जितनी ज़रूरत है उतना रख लेगा और को किसको ग्लाइकोजन में बदल के अपने आसपास जमा करने लगता है, जो हमारे एक फूड एनर्जी सोर्स के रूप में रखा रहता है, रिजर्व के रूप में। जब उसकी ज़रूरत होगी उसे फिर से ले लिया जाएगा, ठीक है। और स्टार्च और सेल्यूलोज क्या है, ये हमारे प्लांट कार्ब हैं। इनका भी यूज क्या है, ये भी ग्लूकोज में बदलते हैं और एनर्जी देते हैं। लेकिन सेल्यूलोज ऐसा नहीं है जो हमारी बॉडी से पचा सके, ठीक है। हमारी बॉडी सेल्यूलोज को नहीं पचा सकती, इसलिए ये एबेंडेंट ग्लूकोज है या एबेंडेंट कार्ब्स भी कह सकते हैं इस एक तरीके से। अब इसी में एक टाइप आता है काइटिन। काइटिन देखो, काइटिन कैसा ग्लूकोज है या काइटिन कैसा कार्ब है। देखो काइटिन भी जब उसे तोड़ेंगे तो वो 10 से ज़्यादा यानी कि ग्लूकोज कंटेंट में टूटेगा। तो काइटिन क्या है, जैसे आपने कॉकरोच देखा है, तो कॉकरोच के ऊपर की जो परत होती है, जो कॉकरोच के ऊपर का जो खोल होता है वो काइटिन का बना होता है, यानी कि वो भी एक तरीके का क्या है, वो भी कार्ब होता है। जितने भी कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके ऊपर का जो खोल होता है वो किससे बना होता है, काइटिन्स कार्ब से। इसलिए आपने देखा होगा चाइनीज़ और थाईलैंडी जो लोग होते हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो लोग कार्ब के रूप में इस चीज़ को लेते हैं। जैसे चाइना में खाया जाता है कॉकरोच सुबह के टाइम, किसके, वो कार्ब लेते हैं, उसमें कार्ब मिलता है। तो ये काइटिन कार्ब का एक अच्छा सोर्स है। अब एक आता है इनुलिन, जो मोनोपोलीसैकेराइड से इनुलिन भी। इनुलिन का क्या काम है, बॉडी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। आप कैल्शियम खाते रहिए, अगर इनुलिन की कमी है तो बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको उससे पोषण नहीं मिल पाएगा। हालांकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में और भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम कार्ब पढ़ रहे हैं तो कार्ब में हम इसे ही पढ़ेंगे कि इनुलिन यूज होता है किसमें, मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इसका एक और फंक्शन है, जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट है उसे चेक करने के लिए या किडनी को चेक करने के लिए, किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए इनुलिन का प्रयोग होता है। ये इनुलिन ही सुनना आप, ये इनुलिन ही है, इंसुलिन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन होता है और ये इनुलिन है, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ये कहाँ मिलता है, ये ट्यूबर और रूट्स में मिलता है। ट्यूबर क्या है, कंद जो हैं, जो हम खाते हैं, जैसे आलू है, समरकंद है, वो सॉरी जिमीकंद है, तो ये सब क्या है, इनमें इनुलिन मिलता है। और आपकी जो रूट्स जितने भी क्रॉप्स हैं सब में इनुलिन पाया जाता है और ये बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई होमो की, होमोपोलीसैकेराइड्स। अब हम बात करेंगे हेट्रोपोलीसैकेराइड्स की। तो हेट्रोपोलीसैकेराइड्स का मतलब क्या है, हेट्रो का मतलब अलग अलग, यानी कि जो सेम शुगर कंटेंट से नहीं बने हैं, अलग अलग शुगर कंटेंट से बने हैं, जिनकी चैन में अलग अलग शुगर कंटेंट यूनिट हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, हेट्रो। तो इसमें क्या आएगा, जैसे केराटिन सल्फेट होता है। देखो केराटिन जो प्रोटीन होता है, लेकिन केराटिन सल्फेट के साथ मिलकर क्या हो जाता है, वो कार्ब बन जाता है, पॉलीसैकेराइड्स बन जाता है, ठीक है। और इसके साथ में और क्या, कैंडोटिन होता है। कैंडोटिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन कैंडोटिन सल्फेट क्या बन जाता है, एक कार्ब होता है कैंडोटिन सल्फेट। अब इसके आगे देखिए, अब हम देखेंगे हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स ही है। आपने देखा होगा कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे सब पे हाइलुरोनिक एसिड लिखा रहता है। तो ये क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स है और ये बॉडी में वाटर कंटेंट को बढ़ाता है। यानी कि हाइलुरोनिक एसिड जब आप यूज़ करते हैं, जैसे मान लिया आपने कुछ बूंद हाइलुरोनिक एसिड की डाली, तो वो पानी को रिटेंशन का काम करेगा, रिटेन का काम करेगा, वाटर को रिटेन करता है बॉडी में। तो आपने देखा होगा जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उनमें ये यूज़ होता है। जैसे आप देखते हैं कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई नई एक्ट्रेस आती हैं, तो वो शुरू में इतना ग्लो नहीं होता चेहरे पे, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड का उपयोग करते हैं और तेज़ी से चेहरे और स्किन को ये सख्त कर देता है। यानी कि इसमें वाटर रिटेन करता है और तेज़ी से ग्लो आने लगता है। वैसे तो ये बॉडी में अपने आप ही बनता है, लेकिन एक्स्ट्रा लिया जा सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आपको ग्लो, आपकी बॉडी पे, चेहरे पे ग्लो ला देगा, स्किन को ग्लो कर देता है। क्यों, अब आपके जितने भी मसल टिश्यूज़ हैं सब में हाइलुरोनिक एसिड भरा रहता है, लेकिन इसे अलग से भी लेते हैं क्योंकि एज के साथ साथ ये घटता है, इसलिए चेहरे की थोड़ी चमक कम होती चली जाती है।
इसलिए जो एक्ट्रेस हैं और जो हीरोज़ होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं, जिससे चेहरे पे ग्लो आने लगता है। ठीक है, तो इसे आप अलग से भी ले सकते हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन hyaluronic एसिड जो होता है वो कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है? अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो देखो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो पाए ही जाते हैं, वो तो केमिकल रूप से उसको बना के डालते हैं उसमें। लेकिन आपने टोफू जानते होंगे, टोफू जो सोया का बनता है, एक तरीके का पनीर बनता है सोया का, उसमें hyaluronic एसिड पाया जाता है। दूसरा जो सोया से ही बनने वाले प्रोडक्ट हैं, सोया मिल्क हो गया, सोया चंक हो गया, इसमें भी hyaluronic एसिड पाया जाता है और ये बहुत ही आपके लिए ग्लो के लिए बहुत अच्छा रहता है। और हरी सब्जियां हैं, इनमें hyaluronic एसिड पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनमें सब में hyaluronic एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, hyaluronic एसिड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो अभी कार्बोहाइड्रेट्स कितना यूज़फुल है बॉडी के लिए, तो इन्हें बैलेंस डाइट में हमें यूज़ करना चाहिए। तो जितने भी सिट्रस फूड हैं, जैसे ऑरेंज है, नींबू है, संतरा है, जितने भी ये सब हैं इनमें पाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है आप इन्हें एक्सेस रूप में उपयोग करो, सबका एक बैलेंस बनता है, वही बुद्ध का नियम है। संतुलन का नियम जो बनता है वही बॉडी के लिए भी, नेचर के लिए भी, जीवन के लिए भी, सब में वही काम करता है। ठीक है, इसके बाद जैसे हेपेरिन है, हेपेरिन भी एक हेट्रोपोलीसैकेराइड्स है, लेकिन ये एक प्रोटीन भी होता है और ये एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया आज 4 कार्ब्स पढ़े हैं हमने, अभी इनके टाइप्स पढ़े हैं। इनके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से मैं इनका डीप में नहीं जाऊँगा, अब बस थोड़ा थोड़ा इनका यूजेस देखेंगे अगले आने वाली वीडियो में। ये ब्लड में मिलके कैसे मसल गेन का काम करते हैं और कैसे एनर्जी में यूज होते हैं। मसल गेन में तो प्रोटीन यूज होता है वैसे, लेकिन मसल को एनर्जी देने का काम कौन करता है, कार्ब करता है। ये कैसे ब्लड में यूज होते हैं, हमको एनर्जी देते हैं, इसके आगे कल बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए हमारी वीडियो पे और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी ही अच्छी जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद।